भारत में 15 नवंबर का दिन जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को देखा जाए तो इस खास दिन को राजनीतिक अहमियत भी बखूबी मिल रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हो गए हैं जिन्होंने महान स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर उन्हीं की जन्मस्थली झारखंड का दौरा किया है। पीएम मोदी ने न सिर्फ वहां की मिट्टी को माथे पर तिलक के रूप में लगाया बल्कि अब तक देश में हाशिए पर रहने वाले आदिवासी जनजातीय समुदायों के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा की भी शुरुआत की है। 24,000 करोड़ रुपयों की योजनाओं का ऐलान हुआ है और बड़ी बात यह है कि 2024 के चुनाव को देखते हुए जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो भी कहते हैं कि बीजेपी आदिवासी समुदाय के वोट केंद्र में रखकर चुनावी रणनीति को साधती नजर आ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जस हिंदी टीवी। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। स्ट्रेट टॉक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो अलग अलग हजारों करोड़ों की योजनाओं का उपहार मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये दावा कर रहे हैं, लेकिन कुछ सवाल हैं जो कि भारत की जनजातीय समुदाय से जुड़े हुए हैं, आदिवासी समुदायों की स्थिति से जुड़े हुए हैं। ये सवाल क्या है स्ट्रेट टॉक में आज के, आइए नजर डालते हैं। सवाल है कि क्या बिरसा मुंडा की जयंती पर आदिवासियों को आकर्षित कर पाएगी बीजेपी, क्योंकि विश्लेषक जो हैं, राजनीतिक विश्लेषक, उनका यही कहना है कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो चुनाव हो रहे हैं इनको भी साधते हुए नजर आती है बीजेपी। खुद प्रधानमंत्री इस रणनीति को निभाते हुए नजर आते हैं। 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी जनजातीय रणनीति कितनी कारगर दिखती है। एक सवाल यह भी कि क्या केंद्र ने आदिवासी हितों के लिए फंड में बढ़ोतरी में तत्परता दिखाई है, और मध्य प्रदेश में जहां पर लंबे अरसे से बीजेपी की सरकार है वहां पर आदिवासी हित में क्या क्या कदम उठाए गए हैं। क्या आदिवासी बहुल झारखंड में केंद्र ने राज्य का जो बकाया है और 36 लाख करोड़ का ये बकाया कहा जा रहा है, क्या ये जारी किया है। और एक सवाल ये कि क्या 2024 में आदिवासी वोटर्स बीजेपी की नैया पार करते दिखेंगे, क्योंकि कोशिश रणनीति यही दिखती है। हमारे साथ बहुत ही प्रबुद्ध पैनल जुड़ चुका है। आइए स्ट्रेट टॉक में उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ रूपचंद रावत जी हैं जो ट्राइबल इश्यूज के एक्टिविस्ट हैं और सीधे मध्य प्रदेश में रतलाम से जुड़ रहे हैं। रूपचंद जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका स्ट्रेट टॉक में। और हमारे साथ जी वरिष्ठ पत्रकार सुनील शुक्ला जी भी जुड़ रहे हैं। सुनील सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं स्ट्रेट टॉक में। रूपचंद जी, सीधा सवाल पहला आपसे ही मेरा कि बिरसा मुंडा के जन्मदिन की जयंती की बहुत बहुत पहले मैं आपको शुभकामना देना चाहती हूँ कि जनजातीय गौरव दिवस है, लेकिन कितना गौरव जनजातीय समुदाय का, आप कितना गौरव अब तक देखते आए हैं। बीजेपी की सरकार तो मध्य प्रदेश में लंबे अरसे से है, क्या स्थिति और क्या आपका आकलन। सबसे पहले मैं अपने चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और बिरसा मुंडा जी की जयंती पर आप सबको सबसे पहले बधाई और बहुत बहुत आप सबका अभिनंदन, स्वागत। मैडम जी, आप देख रहे हैं आदिवासी समाज में जिस तरह से पूरे 70-75 साल से जिस तरह से राजनीति चली आ रही है और हमारे समाज के सभी लीडर्स जो लीडरशिप कर रहे हैं उससे कितना डेवलप और विकास हुआ है वो आपके सामने है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आज झारखंड में जो पहुंचे हैं तो वहां की स्थिति अगर वो वास्तविक उनके सामने आ जाएगी तो पता चल जाएगा कि आदिवासियों में कितना डेवलप हुआ है और कितना नहीं हुआ। हमारे बिरसा मुंडा जी भगवान जो आज नहीं है, लेकिन उसको 150 साल बाद हमारे युवाओं ने भगवान बिरसा मुंडा जी को आइकॉन के रूप में स्वीकार किया है और उसी आइकॉन के रूप में उस टाइम के नेतृत्व को उन्होंने स्वीकार किया है और उसी रास्ते पे वो अपना काम सारे युवा करने में लगे हैं। यही मेरा कहना है आपसे जी। अब मध्य प्रदेश की जो सरकार है, रूपचंद जी, आपसे निवेदन है कि आप कृपया जो अपनी गाड़ी है कहीं किनारे लगाकर और हमसे बात कर सकते हैं तो करें। तब तक मैं चाहती हूँ कि सुनील शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील सर, बीजेपी की ये जो कोशिश है और ये भी कहा गया है कि जो रात में ही पहुंच गए झारखंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके कार्यक्रम को प्रीपोन किया गया। इतनी अहमियत दी जा रही है झारखंड में जो जनजातीय गौरव दिवस है और इस पर ये जो परियोजनाओं का जो है ऐलान होगा, उद्घाटन शुभारंभ हो रहा है। 24,000 करोड़ बहुत बड़ा जो है एक मिशन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स डेवलपमेंट मिशन, ये एक बहुत बड़ा मिशन बताया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि जो झारखंड का जो विभाजन हुआ और जिस तरह से आदिवासी समुदाय को अपना एक अलग राज्य मिला,
वो बीजेपी की ही देन थी। बीजेपी ने ही जो है ट्राइबल समुदाय के प्रति जो अपना मान सम्मान है वो दर्शाया था। सुनील सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं आपसे समझना चाहूँगी कि आपका आकलन क्या है, बीजेपी आदिवासी समुदाय को किस तरह से जो है साधने की कोशिश करती नजर आ रही है, खास करके 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव है उसे देखते हुए? जी, तो लगता है सुनील शुक्ला जी सर हमारे साथ जुड़ गए हैं दोबारा। जी सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि नरेंद्र मोदी जितनी प्राथमिकता देते हुए नजर आ रहे हैं और प्रीपोन किया गया, आप कृपया अपने आप को अनम्यूट कर ले सर। जी सर, सुनील सर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? मैं सुन रहा हूं। जी सर। सर, आपका आकलन क्या है जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है प्राथमिकता देते हुए नजर आ रहे हैं आदिवासी समुदाय को, और लंबे चौड़े जो है कार्यक्रमों का ऐलान किया गया है, 24,000 करोड़ के कार्यक्रम का, PVTG जो मिशन है, डेवलपमेंट मिशन है, उसे लेकर किस तरह से देखते हैं आप सुनील सर? धन्यवाद नेहा जी। जी, निश्चित रूप से अगर प्रधानमंत्री जी भगवान बिरसा मुंडा के जन्म जयंती पर वहां जाते हैं, उनको सम्मान देते हैं, तो यह स्वागत योग्य कदम है, स्वागत किया जाना चाहिए। हम अपने राष्ट्र के नायकों को याद करें, उनके प्रति कृतज्ञ हों, यह एक सराहनीय बात है। ये देश के लोगों को हमारे नायक प्रेरित करते हैं जी। लेकिन एक सवाल जरूर ये पैदा होता है कि अपने कार्यकाल के एकदम उत्तरार्ध में, माने कुछ महीनों के बाद चुनाव हुआ है, तब प्रधानमंत्री जी वहां गए हैं। पिछले 9 वर्षों में बिरसा मुंडा के जन्म स्थान की याद उनको नहीं आई। इसके अलावा आप याद कीजिए, झारखंड राज्य जब से बना है तब से अब तक 6 मुख्यमंत्री हो चुके हैं। उन 6 मुख्यमंत्रियों में से 3 मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं। जिस मुख्यमंत्री को अपना कार्यकाल पूरा कार्यकाल 5 वर्ष का जो होता है उसको पूरा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वो भी रघुवर दास जी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री रहे हैं। जब राज्य बना था झारखंड, उस समय जो पहले मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी जी, वो भी भारतीय जनता पार्टी के ही नेता थे जी। क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने बिरसा मुंडा जी के लिए? बिरसा मुंडा के स्मृतियों को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए? बिरसा मुंडा के जो अनुयायी हैं, उनके समुदाय से जो लोग आते हैं, उनकी तरक्की और शोहरत के लिए क्या क्या किया गया? क्या ये सवाल विचारणीय नहीं है? जो जिस खूंटी जिले में उनका गांव है, उस खूंटी जिले के मैंने खूंटी नाम का जिला बनाने का जो श्रेय जाता है वो मधु कोड़ा को जाता है। वो भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से भी सरकार नहीं चल रही थी। उनके गांव पे जो एक छोटा सा स्मारक बना है बिरसा मुंडा जी के लिए, वह भी मधु कोड़ा की सरकार ने बनवाया था। भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कोई योगदान नहीं है जी। जो सज्जन उनके परिवार के ही हैं, जो इसकी स्मारक है उसका रख रखाव का जिम्मेदारी जिनके ऊपर है, उनके परिवार के बारे में सोच लीजिए कि सरकार ने क्या किया उनके लिए। जी, ये सवाल बने हुए हैं। और जी, तो जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर झारखंड में पहली बार कोई जो प्रधानमंत्री है वो जो खूंटी जगह है, जो उलिहाती खूंटी ज़िले में उलिहाती जगह है जहां पर बिरसा मुंडा की जन्मस्थली है, उनको नतमस्तक करने, उनका जो है भावभीनी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे। और इसे लेकर ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं बेशक वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नहीं है, लेकिन वो आदिवासी वोटर्स को साधने की कोशिश करते नजर आते हैं। हमारे साथ रूपचंद रावत जी जुड़े हुए, आइए दर्शकों को उनके पास लेकर चलना। रूपचंद जी, मध्य प्रदेश में जिस तरह से मैंने पहले भी आपसे ये पूछा था कि बीजेपी की ही सरकार रही है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, अगर दोनों राज्यों को मैं समझने की कोशिश करूं आपके जरिए, तो वहां पर जो जंगली इलाके हैं, ये भी आरोप लगते रहे हैं कि जो जंगल हैं उनको निजी हाथों में सौंपने का काम कर रही है शिवराज चौहान सरकार। किस तरह से देखते हैं? और उसके बाद अगर बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि वोट उनका मिल जाएगा, तो कितनी कामयाब होती नजर आ रही है? मैडम जी, यहाँ स्थिति ये है कि जो जंगल है वो तो हमको बेदखल होना ही पड़ रहा है, लेकिन उसमें हमारे जो आदिवासी भाई जिस तरह से जंगल में रहने के बाद, उनको जंगल में रहने के बाद भी चूल्हा जलाने के लिए भी लकड़ी नहीं मिल रही है जी।
ये स्थिति कायम है। और सारे जंगल के जंगल साफ हो रहे माफियाओं के द्वारा, वो इन्हीं के जो लोग हैं वो उनको समझ में नहीं आ रहा है। पिछले 18 साल से आदरणीय हमारे शिवराज जी की सरकार है यहाँ पर, और जंगल साफ हो गए हैं, लेकिन आदिवासियों को उन जंगलों से कोई फायदा भी नहीं हो रहा और बेदखल किया जा रहा है। जी, तो लगातार ये आवाज उठती रही है आदिवासी समुदाय से, लेकिन इस आवाज पर कोई कार्रवाई तो नहीं हुई अभी तक। फिर कितनी उम्मीद में आदिवासी समुदाय दिखता है? रूपचंद जी। जी रूपचंद जी, मेरा सवाल ये है कि आदिवासी समुदाय जो है, क्या बीजेपी के प्रति उसका क्या रुख है? जो युवा हैं, क्योंकि जो युवा है रोजगार के तलाश में गुजरात चले जाते हैं, महाराष्ट्र चले जाते हैं, एक मजदूर की तरह उनको देखा जाता है। मनरेगा के बारे में भी ये सामने आया है कि लगभग 1-1.5 साल से वहां पर काम ठप है और इसे लेकर भी काफी नाराजगी है। मैडम जी, आवाज कट रहा है थोड़ा सा, आप फिर से बोलिए एक बार। जी, मनरेगा को लेकर जो आदिवासी बहुल इलाके हैं वहां पर काफी नाराजगी है, क्योंकि काम ठप हुआ पड़ा है। बिल्कुल, काफी समय से हमारे ना प्रतिनिधि सरपंचों को कोई काम मिला है ना कुछ भी नहीं मिल रहा मैडम जी। बहुत परेशान है जी। और पंचायतों को कोई बजट नहीं मिला अभी तक, सिर्फ आंकड़ों पे चल रहा है खेल। जी रूपचंद जी, मुद्दे क्या हैं इस चुनाव में? मध्य प्रदेश के चुनाव में आदिवासियों के मुद्दे क्या हैं? किस मुद्दों पर आदिवासी समुदाय जो है सक्रिय दिख रहा है? मुख्य मुद्दे मैडम जी यहाँ पे सबसे बड़ी है बेरोजगारी। सबसे ज्यादा हमारे युवा पढ़ लिख करके रोकने के लिए भटक रहे हैं जी। पिछले कई सालों से यहाँ पे बैकलॉग भर्ती नहीं हो पाया है जी। और यहाँ पर महंगाई के साथ में आपके सारे युवा जितने भी है यहाँ इसी मुद्दे पे लड़ रहे हैं कि हमको कैसे न कैसे कहीं ना कहीं से रोजगार मिले, पर रोजगार का कोई अवसर नहीं मिल रहा यहाँ के युवाओं को। जी जी, तो और रोजगार, महंगाई और आदिवासियों की क्या समस्या है? अगर उनको जंगलों से बेदखल किया जा रहा है, उनके जंगलों की कटाई हो रही है, और आरोप तो सरकारी अधिकारियों पर लगते रहे हैं। पूरे आरोप सही लग रहे हैं मैडम जी। यहाँ पर स्थिति ऐसी है, हम लोग पिछले 15 दिन से यहाँ पे फील्ड वर्क कर रहे हैं। हमारे निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में हमारे रतलाम से हमारे फाइट कर रहे हैं डॉक्टर होरी साहब जी। और हम लोग यहाँ सभी गांव में जा रहे हैं, पर यहाँ जिस गांव में हम जा रहे हैं वहां ना पानी पीने की व्यवस्था है, न रोड की व्यवस्था है, न स्वास्थ्य की व्यवस्था है, न लोगों को सही ढंग से मकान है। उसी कच्ची झोपड़ी में हमारे लोग रह रहे हैं। जो सुविधाएं है वो शहरीकरण में हो गए हैं, शहरों के पास रहने वाले लोगों को मिल रही है, पर जो गाँव में रहने वाले वास्तविक लोग हैं उनको अभी तक जो सुविधा प्रधानमंत्री आवास जो मिल रहा है वो नहीं पहुंच पाया है। ये बहुत बड़ी विडंबना है मैडम जी। जी रूपचंद जी, एक आपने ग्राउंड रिपोर्ट जो दी है वहां से कि जो जमीनी हकीकत क्या है आदिवासी बहुल इलाकों की। सुनील सर, आपने सुना जो रूपचंद रावत जी हैं लगातार ट्राइबल मुद्दों पर अपनी आवाज मुखर करते रहे हैं, इन मुद्दों से जुड़े रहे। तो हम कह रहे हैं, हम जा रहे हैं उनके नजदीक जा रहे हैं लोगों के, मतलब यहाँ स्थिति ऐसी है कि बारिश होती है तो हमारा कोई न कोई आदिवासी भाई किसी न किसी नाले में बहकर मर जाता है। ये हम अभी हमारे पास वीडियो फुटेज है। हमारी ऐसी स्थिति है कि हम अभी 70-75 साल बाद अभी हम लोग सही ढंग से रोड नहीं बना पाए। हमारे देश में इतना बड़ा डेवलप रोड के नाम से हो रहा है, 8 लेन बन रहा है, हमारे पास से निकल रहा है, तो 2 साल में कंप्लीट हो गया। लेकिन हमारे भाइयों के इस मजरे से उस मजरे जाने के लिए रोड नहीं है, इस मजरे से उस मजरे जाने के लिए पुलिया नहीं है, इस मजरे से उस मजरे के बीच में कोई पानी की सही सुविधा नहीं है, स्कूल जाने के लिए हमारे बच्चों को कई किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। ये वास्तविक रियल स्थिति है मैडम जी, और आदिवासी समुदाय इसी वजह से नाराज है बीजेपी से। जी रूपचंद जी ने जिस तरह से परिस्थितियां बताई हैं उन इलाकों की, न सड़कें हैं, न पुल है, न स्कूलों की व्यवस्था है, न जो स्वास्थ्य केंद्रों की व्यवस्था है, वहां डॉक्टर्स नहीं है। सुनील सर, जी 70-75 हमारी डेड किसी को हो जाती तो डेड बॉडी ले जाने के लिए लोगों के पास में वहाँ एम्बुलेंस वाला आने के लिए तैयार नहीं है। डिलीवरी होती है हमारी महिलाओं की तो वहाँ एम्बुलेंस जाने के लिए तैयार नहीं है। जी ये स्थिति लोगों ने आपको हरूबरू कराई है।
बिल्कुल बिल्कुल। सुनील सर, आपने सुना जो रूपचंद जी हैं वो किस तरह से बीजेपी के प्रति जो नाराजगी भी दिखा रहे, जो वहाँ पर समुदाय है, आदिवासी बहुल समुदाय, उन इलाकों में स्वास्थ्य केंद्रों का क्या हाल है, शिक्षा की क्या स्थिति बनी हुई है, सड़कों की क्या स्थिति है। ये वो सरकार है जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मूलभूत संरचनाओं की बात करती है, निर्माणों की बात करती है। इन इलाकों में निर्माण क्यों पीछे रखता है, और सबसे बड़ी बात कि जंगल निजी हाथों में सौंपे जा रहे हैं। सुनील सर, स्थिति जस की तस, पिछली सरकारों ने अगर कोई काम नहीं कराया तो बीजेपी की जो सरकार है इसको तो निजी हाथों में सौंपने का एक बड़ा गंभीर आरोप का सामना भी करना पड़ रहा है। सुनील सर, मध्य प्रदेश में तो 20 साल से बीजेपी की सरकार है जी। 2-4 दिन की सरकार तो है नहीं। केंद्र में 10 साल से बीजेपी की सरकार है। अगर आप किसी वर्ग के, समुदाय के, इलाके के विकास की बात सोचेंगे और आप तार्किक तरीके से सोचेंगे तो कैसे नहीं विकास होगा। लेकिन अगर आप केवल एक प्रतीक के रूप में कोई कार्रवाई करेंगे, आपकी राजनीतिक गतिविधियां होंगी, तब तो विकास नहीं हो सकता। सवाल यही है कि आज अगर प्रधानमंत्री जी अपने कार्यकाल के एकदम उत्तरार्ध, जब कार्यकाल खत्म होने जा रहा है, तब उनको याद आई है। वो 3 बार जा चुके हैं झारखंड में, एक बार भी इसके पहले नहीं गए। वो बिरसा मुंडा उनको याद नहीं है। आज जब चुनाव हो रहा है छत्तीसगढ़ में, तो समवर्ती जिला है वो, आप बिरसा मुंडा आपको याद आ गए। सवाल है ना कि आप ठीक है, आप आज भी अगर आप हैं तो स्वागत योग्य है। ये कोई आपत्ति का विषय नहीं हो सकता, सब आदर किया जाना चाहिए। लेकिन अगर आप सुविचारित तरीके से, तार्किक तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से अगर विकास की बात नहीं करेंगे तो इस समुदाय का विकास नहीं हो सकता। आपने जल, जंगल, जमीन के जो मौलिक अधिकार की बात होती थी कि मूल अधिकार है आदिवासियों का, उसमें आपने संशोधन कर दिया। जंगल की जमीन को लोगों को देने के लिए तमाम नियम आपने शिथिल कर दिए। आज कारपोरेट की निगाह जो उसे पर पड़ी हुई है। आप अगर स्वाभाविक सी बात है, जो रावत जी ने बात कही कि शिक्षा का अभाव है, सड़कों का अभाव है, रहने का अभाव है, सामान्य नागरिक जीवन दुर्लभ है, पढ़ाई लिखाई का संकट है, मुख्य बातें तो ये है ना। अगर आप वहां के इस समुदाय के लोगों को रोजगार के अवसर नहीं बनाएंगे तो रोजगार मुख्य धारा में, वो समुदाय मुख्य धारा में कैसे शामिल हो जाएगा जी। विकास की जो उपलब्धियां हैं वो इनके दरवाजे तक तो जानी चाहिए। कैसे जाएंगे अगर वो बरसात के दिनों में एक सुरक्षित जीवन नहीं जी सकते जी। अगर उनके बच्चे सामान्य दिनों में स्कूल नहीं जा सकते, चिकित्सा की उनके पास आप सुविधा नहीं देंगे, तो ये 8 लेन की और 6 लेन की सड़क बना करके आप किसका कल्याण कर रहे हैं। तो बीजेपी जीत की कुंजी क्या इसे जनजातीय समुदाय से जीत जोड़कर देख रही है, ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या अब जागी है केंद्र सरकार तो इसका फायदा कितना वोटर्स के रूप में उसे मिलता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ रूपचंद रावत बने हुए हैं और सुनील शुक्ला सर बने हुए हैं। रूपचंद जी, मैं समझना चाहूँगी कि बीजेपी तो अन्य जो रैलियों से ये दावा करे कि हमने द्रौपदी मुर्मू जो कि एक आदिवासी महिला है उनको मान सम्मान देते हुए जो है अब वो राष्ट्रपति हैं देश की, और इतना मान सम्मान, और झारखंड का जो गठन हुआ ये भी एक मान सम्मान अटल सरकार की देन है। तो ये सब जो दावे हैं कि वो लोगों को कितना प्रभावित कर पा रहे हैं और ये कितनी बड़ी उपलब्धि जो है बीजेपी के लिए, आप मानते हैं? मैडम जी, आपके बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। हमारे दादा सामने हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा। आपने जो क्वेश्चन किया मैं उसके बारे में बात करूंगा। हमारे राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू के जो आपने चुना है और उनको बनाया है, वो कितना % आपने उनको मान सम्मान दिया है वो आपने अभी पिछले हमारा नया लोकसभा भवन बना है उसमें आपने देख लिया है। संसद भवन। सारा आदिवासी समुदाय बहुत अच्छे से समझ गया है कि आपने किस तरह से हाशिए पे हमारे आदरणीय राष्ट्रपति महोदया को रखा है। हम सब समझ रहे हैं इस बारे में। हम हमारे जितने आदिवासी समाज के लोग हैं, जो समुदाय है, एक बड़ा 14-15 करोड़ संख्या है, उसको आपने किस हाशिए पे रखा वो दिखा हमें। और जिस तरह से अभी जो वर्तमान में जो मध्य प्रदेश सरकार है, यहाँ पे जिस तरह से जो आदिवासियों के ऊपर मूतना, ऊपर बाथरूम करना, और जिस तरह से आदिवासियों को पीछे आगे फांद के उसको घसीट के ले जाना सामान्य लोगों द्वारा, और हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों को अंदर पूरा परिवार के परिवार अंदर गाड़ देना, ये मध्य प्रदेश में कई ऐसी घटनाएं हुई है जिसपे संज्ञान में लेना चाहिए। पार्टी को अपने स्तर पे संज्ञान में लेके अगर ये काम करते तो आज आदिवासियों को हाशिए में इनसे दूर नहीं जाता आदिवासी वोटर, इनके पास था। लेकिन आदिवासियों की जो समस्याएं इनको देखते हुए इन्होंने हल नहीं करी। ये हमारे 15 अगस्त की हम बात करना चाहेंगे। 15 अगस्त को यहाँ अपने ये बिरसा मुंडा जयंती 15 नवंबर को आज 1 साल पर हो गया। हमारे 19 कार्यकर्ताओं के ऊपर
हमारा बिरसा मुंडा जी की मूर्ति यहाँ लग रहा था, हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने 1-1 रुपया इकट्ठा करके, चंदा करके यहाँ पे मूर्ति लगाया था हमने रतलाम जिले में। और उस मूर्ति लगाने के लिए हमारा पूरा प्रयास था। और एक दिन पहले 14 तारीख को यहाँ पे हमारे बीजेपी के सांसद महोदय और बीजेपी के विधायक महोदय ने हाईजैक करके यहाँ पे कार्यक्रम को उसको हाईजैक किया और आदिवासी भाइयों के ऊपर इतना बड़ा प्रकरण दर्ज करा कि हमारे कई लोग जेल में, बेगुनाह लोग जेल में गए। उनसे पूछा गया, भैया मूर्ति हमने लगाई, आपने इसको सरकारी कार्यक्रम कैसे बना दिया? हमको उस जी तो रूपचंद जी की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है किसी तकनीकी समस्या की वजह से। सुनील सर, आपने सुना कि मध्य प्रदेश में जो जनजातीय समुदाय है, जो उनकी गतिविधियां हैं, उनको किस तरह से हाईजैक करने की कोशिश का भी आरोप बीजेपी सरकार पर लगा है। अगर ये सब ज़मीनी सच्चाई है तो फिर बीजेपी ये जो वोटर्स को आकर्षित करने की कोशिश कर रही है झारखंड की धरती से, क्योंकि अगर 2019 के चुनाव की भी बात करें तो जी हमारा ये दुख हमारा बोल रहा है। हमारी कोई किसी पार्टी ने कोई मतलब नहीं है, किसी कांग्रेस से भी हमारा कोई मतलब नहीं, बीजेपी से भी कोई मतलब, लेकिन हम जिस बात को कि हम आपके सामने रखना चाह रहे हैं वो असलियत ये है कि क्या आदिवासी अपने मूलभूत बात नहीं रख सकता है? क्या मूलभूत समस्या के बारे में नहीं बोल सकता है? आदिवासी हकीकत अपना सामने नहीं रख सकता है? ये क्या बोलने का अधिकार नहीं है क्या? भारत का संविधान हर नागरिक को इसका अधिकार देता है। रूपचंद जी, मैं सुनील सर के पास जाना चाहूंगी। सुनील सर, जो सवाल मेरा कि 2019 में झारखंड जैसे राज्य में आदिवासियों ने बीजेपी को जो है एक किस्म से नकार दिया था। अगर 2024 ही साधना चाहती है बीजेपी और झारखंड को चुना गया है, प्रधानमंत्री पहली बार कोई प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचा है, जैसा आपने कहा देर से ही सही, लेकिन चलिए जो है वहां पर पहुंचे हैं, क्या लगता है आपको कि कितना जो बीजेपी है इन वोटर्स को साथ पाएगी? और ये जो कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जो मिशन की शुरुआत की गई, अमृतकाल का जो की बातें हो रही है वहां पर, कितना मजबूत बन पाएगी बीजेपी आने वाले 2024 के चुनाव को अगर देखा जाए तो? प्रतीकों से आप किसी वर्ग को आकर्षित नहीं कर सकते हैं। उस समाज के जो समस्याएं हैं, उस समाज की जो जरूरतें हैं, उसको ध्यान देना पड़ेगा आपको। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जन समर्थन आदिवासियों का मिला था भारतीय जनता पार्टी को 2003 में, जब भारतीय जनता पार्टी पहली बार सत्ता में आई थी लंबे समय के बाद। उसके बाद से आदिवासियों के बीच में उसका जन समर्थन घटता ही गया है और कांग्रेस वहां मजबूत होती गई। चाहे जो आदिवासियों की पार्टी है जयेश, उसका समर्थन बढ़ा है। सवाल यह है कि अगर वहां बेरोजगारी है और बेरोजगारी के समाधान के लिए आपके पास कोई रास्ता नहीं है तो क्यों कोई आपसे जुड़ जाएगा? अगर वहां के लोगों को आर्थिक सहायता की आवश्यकता है कि वो अपना काम शुरू कर सके, एक बेहतर जीवन जी सके, और आप नहीं दे पा रहे हैं तो कैसे वो समाज आपके साथ जुड़ जाएगा? अगर वहां के लोगों, अगर आपने उज्ज्वला योजना शुरू की और यह कि लोगों को धुएं से मुक्ति दें और बेहतर तरीके से अपने रसोई पका सकें, इसका आपने अभियान शुरू किया, तो क्या 900 रुपए और 1100 रुपए का सिलेंडर खरीदने के की आर्थिक ताकत आदिवासी समुदाय को है? नहीं। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो लोग आच्छादित हैं उनके पास ये ताकत है? और अगर ये नहीं है तो ये योजना किनके लिए बन रही है? उससे कौन लोग लाभान्वित होने जा रहे हैं और उसका लाभ आपको कैसे मिल जाएगा? झारखंड में आदिवासी समुदाय के बीच में खेल को लेकर के बहुत आग्रह है। बहुत प्रतिभाशाली खिलाड़ी निकले हैं वहां, खासतौर से तीरंदाजी में। उसको प्रोत्साहित करने के लिए बीजेपी की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने क्या किया? कौन से आपने प्रशिक्षण केंद्र खोले, प्रशिक्षकों को रखा, उसमें जो प्रतिभावान विद्यार्थी हैं, छात्र छात्राएं हैं, उनकी पहचान करके उनको आपने आगे बढ़ाने की कोशिश की। देखिए, वही का प्रतीकों से आपका काम नहीं चल रहा है। हर व्यक्ति को, हर समाज अपनी समस्याओं से जूझ रहा है। उन समस्याओं का निराकरण चाहिए। अगर उन समस्याओं का आप निराकरण करने के लिए तैयार नहीं है और आप कारपोरेट के पक्ष में खड़े हैं तो समुदाय आपके साथ नहीं खड़ा होगा जी। बेरोजगारी बहुत, बिना रोजगार के किसी समाज की आर्थिक स्थिति आप कैसे बेहतर कर सकती है? उसमें कैसे गुणात्मक परिवर्तन आ सकता है? महंगाई से प्रभावित कोई समाज अगर उसके पास एक बेहतर जीवन जीने का अवसर नहीं मिल पाएगा तो कैसे आपके प्रति आकर्षित होगा? अगर आप उनको बेहतर स्वास्थ्य सुविधा नहीं दे पाएंगे तो कौन से कारण है कि उस समाज के लोग उस राजनीतिक दल या उस सरकार के प्रति समर्थन देने लगेंगे? इससे बात बनती नहीं है जी। यह आप जो करते हैं उसका स्वागत किया जा सकता है, लेकिन सवाल है ना कि अगर आप सोचिए कि आज 7,000 करोड़ रुपए के विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास झारखंड की सरकार भी कर रही है। वो कौन सी योजना है?
वो निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए है, बच्चों की विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने के लिए है, आवास संबंधी योजनाएं हैं। ये ऐसी जरूरतें हैं ना जिनसे वो समाज सीधे सीधे प्रभावित होता है। एक पूर्व से दूसरे पूर्व तक जाने के लिए सड़क नहीं है और आप 8 लेन की सड़क बना रहे हैं, तो कौन उस पर कौन चलेगा? बिल्कुल। और झारखंड में एक झारखंड राज्य का काफी बकाया जो है केंद्र के पास मौजूद है, ये भी सवाल वो बकाया पड़ा हुआ है जी। वही तो मैं कह रहा हूं कि एक आदिवासियों की सरकार है, आदिवासी समूह सरकार को झारखंड को चला रहा है, उस सरकार को चलने दे रहे हैं आप ठीक से? क्या संदेश देना चाहते हैं? सवाल है कि गवर्नेंस के अलावा और लोगों के जीवन से जुड़े हुए मुद्दों को के समाधान के अलावा कोई तरीका नहीं है जन समर्थन हासिल करने। तो हमारे साथ रूपचंद रावत जी शायद नहीं इस समय जुड़े हुए हैं। मैं सुनील सर के पास ही जाना चाहूंगी। सुनील सर, कई जगह पे मैं ये पढ़ रही थी कि अभी तक जो है सरकार ने बिरसा मुंडा को शहीद का दर्जा तक नहीं दिया है, और एक बात ये भी कि झारखंड में जो है बीजेपी को लगातार निराशा हाथ लगी। अगर मैं वोटर्स के हिसाब से समझने की कोशिश करूं, 2019 का भी मैंने जिक्र किया और 2024 में क्या परिस्थितियां दिखती है। लेकिन रूपचंद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फिर से। रूपचंद जी, जो सवाल मेरा ब्रेक पर जाने से पहले आपसे था कि शहीद का दर्जा नहीं दिया गया, ये बीजेपी के खिलाफ दलील दी जाती है, आपका क्या कहना है? ये बिल्कुल सही प्रश्न है मैडम जी। शहीद का दर्जा हम भी यही चाहते हैं कि हमारे बिरसा मुंडा जी, हम सब भगवान का रूप देखते हैं उसमें, और हमारे भगवान को अगर शहीद का दर्जा नहीं देना, ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है मैडम जी। बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है, क्योंकि हम सभी उनको आइकॉन के रूप में देखते हैं और आदर्श मानते हैं, और उनको जिस तरह से हम लोग पूछते हैं, जो हम हर जगह पूछ के हमारा सब काम श्री गणेश करते हैं, तो ये भगवान बिरसा मुंडा जी को इनको शहीद का दर्जा नहीं देना इनके लिए एक माइनस वाला एक सवाल मेरा आपसे ये भी रूपचंद जी कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व कितना मिल पाया? अगर मैं बीजेपी की बात करूं, कांग्रेस की बात करूं, तो जनजातीय समुदाय को राजनीतिक प्रतिनिधित्व कितना मिल पाया है? आप कितने उम्मीदवार देख पाते हैं जनजातीय समुदाय से? दोनों ही मैडम की स्थिति ऐसी है कि आज आदिवासी समुदाय का नौजवान हमारा पढ़ा लिखा जी, लग रहा है लगातार जो है आवाज की समस्या हमें सुननी पड़े, सुनाई नहीं दे रहा है स्पष्ट रूप से वो क्या कहना चाहते हैं रूपचंद जी। सुनील सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मेरा सवाल आपसे कि ये पूरी की पूरी जो एक हमने ज़मीनी सच्चाई देखी और समझी रूपचंद रावत जी के माध्यम से, ये जो PVTG डेवलपमेंट मिशन, जी रूपचंद जी आपकी बात कृपया पूरी करें। हाँ, जी रूपचंद जी, आपकी आवाज हम तक स्पष्ट रूप से नहीं आ रही है जी। दोनों ही पार्टी आदिवासी समुदाय के युवाओं को बहुत वोटर के लिए बहुत लुभावने वादे कर रही है, लुभावने सपने दिखा रही है, लेकिन हकीकत ये है कि जो पार्टी में ज्वाइन होता है वही उनको उसी गाइडलाइन से इनको सिखाया जाता है, लेकिन समाज में जो हमारे समाज के जो नेता इनके झंडे तले काम करने लग जाता है, वो उनकी भाषा में बात करता है। यहाँ हमारे जो समाज के जो युवा है, जो समाज की बात से अलग लिंग वो बना ले जाते हैं, चाहे वो कांग्रेस से बिलोंग करता हो तो कांग्रेस की भाषा में बात करेगा, और बीजेपी से जो बिलोंग करता हो बीजेपी की भाषा में बात करता है। लेकिन हकीकत हमारे जो अंदर जो समाज जो निवास करता है, उस समाज की समस्याओं को वो हकीकत ऊपर लेवल पे ये बताया नहीं जाता है सरकारों को कि वास्तविक ये स्थिति है जी। इसलिए हुआ इस नेतृत्व से नाराज है मैडम जी। ये जो नेतृत्व है ऊपरी लेवल पे दोनों ही पार्टियों का, ये इसलिए नाराज है कि ये जो पार्टी में जो लीडरशिप करते हैं जो लोग, उनको उनकी भाषा में बात करते हैं, और हमारे जो समाज के लोग जो सामाजिक मिशन जो चला रहे हैं उन लोगों की बात ये नहीं सुनते हैं वहां पे, और कहीं ना कहीं जो उद्देश्य से भटक जा रहे हैं, इस तरह के आरोप भी लगा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी रूपचंद जी, आप हमारे साथ जुड़े। मैं सुनील सर के पास जाना चाहूंगी। सुनील सर, आपने जो भी जमीनी सच्चाई सुनी है, और ये एक ऐसी कड़वी सच्चाई है कि ये कहा जा सकता है कि ये भी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है कि हम 70-75 साल के बाद भी जो भारत की जनजातियां हैं उनको किस दुर्दशा में जो है रहन सहन करना पड़ता है। उनके इलाकों में अभी भी शिक्षा, स्वास्थ्य,
पीने का पानी, सड़कें, इन तमाम मूलभूत सुविधाओं की जो है भारी कमी, और अब तो उनको जो है उनकी ज़मीनों से भी हटाया जा रहा है, उनकी ज़मीनों पर भी जो है अधिग्रहण किया जा रहा है। सुनील सर, जो परिस्थितियां हैं दोनों ही दलों पर बहुत ही गंभीर आरोप लगते हैं। सुनील सर, अनम्यूट कर ले आप अपने आप को। जी नहीं, ये आरोप तो गंभीर है ही है, और ये समाज, पूरा आदिवासी समाज सरकार के ऊपर यही आरोप लगा रहा है कि जो जल जंगल जमीन की बात कही जा रही थी, और ये बात कही जा रही थी कि जंगल के ऊपर जो आदिवासी रह रहे हैं उनका अधिकार होना चाहिए, उस जो पुराना नियम था उसको आपने संशोधित कर दिया। आपने ये स्थिति कर दी कि आदिवासियों को विस्थापित करके जंगलों पर कब्जे होते चले जा रहे हैं। आप झारखंड में याद कीजिए कि जो बांग्लादेश को बिजली की आपूर्ति होती है अडानी समूह के द्वारा, उसका जो कोल माइंस है वो झारखंड में है, उसके प्रदूषण को लेकर के कितने आंदोलन हुए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो कोल खदानों का आवंटन है, उन आवंटनों को लेकर कितनी बार लोगों ने आपत्तियां उठाई कि किस तरीके से एक कारपोरेट को राजस्व का नुकसान भी बर्दाश्त करके उनका आवंटन किया जा रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनका पूरा का पूरा जो जीवन है वो उससे प्रभावित है। न तो विकास के जो उपलब्धियां हैं उन तक पहुंच पा रही हैं, और न ही उनके जीवन में सुधार में कोई लक्षण दिखाई पड़ रहा है, और ये संभव नहीं है। अगर आप प्रतीक रूप में, अगर वही कह रहा हूं ना कि पूरे 10 सालों में अगर 10 इस सरकार ने प्रयास किए होते हैं तो झारखंड की भी स्थिति बेहतर होती, मध्य प्रदेश की भी स्थिति बेहतर होती। मध्य प्रदेश तो 20 सालों से सरकार में है बीजेपी, जी क्यों इन उद्देश्यों को पूरा कर पा रही है? लोगों का एक बेहतर जीवन देने के कौन से प्रयास किए गए? ये सवाल पूछे जाने चाहिए ना। और अगर लोगों को पीने का पानी नहीं मिलेगा, रहने के लिए घर नहीं मिलेगा, बिजली नहीं होगी, पढ़ने के लिए बच्चों के पास स्कूल नहीं होंगे, स्वास्थ्य सुविधा नहीं होंगे, तो नाराजगी होना स्वाभाविक है। सरकार तो इसी बात के लिए होती है। इसीलिए आप देखिए कि 2018 के चुनाव में भी जो आदिवासी बहुल इलाके हैं, भारतीय जनता पार्टी को सफलता नहीं मिल पाई, जिस सफलता की उम्मीद किए हुए थे वो जी, और आज भी स्थिति वही है। तो लेकिन नाराजगी तो कांग्रेस से भी है सुनील सर, नाराजगी कांग्रेस से भी है। ये संभव नहीं कि आप लोगों का जन समर्थन दोबारा हासिल कर सके। जी मेरा कहना यह है कि नाराजगी दोनों दलों से दिख रही है। रूपचंद जी ने जो स्थिति बताई वहां की, वो कांग्रेस की सरकारों पर भी इसी तरह के आरोप लगा रहे। जी हाँ, कांग्रेस में लोगों की नाराजगी है, ये थोड़ा कि कांग्रेस लोगों की नाराजगी नहीं। कांग्रेस, लेकिन आदिवासी समूह पहले कांग्रेस का समर्थन करता रहा है जी। 2018 के चुनाव में भी समर्थन किया था। सबसे ज्यादा नाराजगी जो दिखाई पड़ी थी वो 2003 के चुनाव में दिखाई पड़ी थी मध्य प्रदेश में। उसके बाद लगातार जो कांग्रेस के प्रति आकर्षण बढ़ा है, चाहे आप महाकौशल का इलाका देख लीजिए और चाहे निवाड़ और इंदौर के इलाके में भी आप देख लीजिए, धार झाबुआ का जो इलाका उसमें भी आप देख सकते हैं। वहां जिस समर्थन वापस लौटा है, लोग कांग्रेस की तरफ एक उत्साह से लोग देख रहे हैं, और वहां एक जो जयस पार्टी आदिवासी समूह की है उसने भी अपनी पैठ बनाई है। लेकिन ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी से बड़ी उम्मीद की जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी जो बात कर रही थी कि वह लोगों के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन लाएगी, आदिवासियों को भी इस बात के लिए। लेकिन अगर आप कारपोरेट का हित चिंतन कर रहेंगे तो आदिवासियों का हित चिंतन नहीं कर सकते हैं, होगा ही नहीं आपसे। आपको प्रो ट्राइबल होने के लिए आपको आदिवासियों को किनारे करना पड़ेगा, अरे कारपोरेट किनारे करना पड़ेगा, आदिवासियों को लगाना पड़ेगा, क्योंकि जंगल में आदिवासी हैं, उनको बेहतर जीवन देना पड़ेगा आपको। जी तो ये जो परिस्थितियां हैं कहीं ना कहीं जो है आदिवासी समुदाय, लेकिन अब कहीं ना कहीं जिस तरह से उनको एक सेंटर स्टेज दिया जा रहा है सुनील सर, तो ये हम माने कि ये सही मौका है आदिवासी जनप्रतिनिधियों को के पास कि वो अपनी बातें जो है, अपनी जो हित की बातें जो है वो बीजेपी के सामने रख सकते हैं, और हो सकता है कि उनके दिन जो है वो अब जो है अच्छे हो सकते हैं। सुनील सर नहीं, सही है। अगर आदिवासी समुदाय होगा अपनी बातों के लिए लोगों के सामने बहुत ही अस्पष्टता आ रही है, बहुत ही आवाज आपकी स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही है हम तक। सुनील सर बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, आपकी आवाज़ हम तक स्पष्ट रूप से नहीं आ पा रही है। तो अब दर्शकों से भी मेरी ये अपील है कि लगातार तकनीकी समस्याओं की वजह से स्पष्ट रूप से कुछ बातें हम जो है
नहीं समझ पाए, लेकिन पूरी तरह से ये कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, जहाँ पर भी जो आदिवासी बहुल इलाके हैं वहाँ पर भी अब तक, चाहे वो बीजेपी की सरकारें राज्य में रही हों या फिर 9 वर्षों में केंद्र में बनी हुई है सरकार, इन इलाकों में पीने का पानी, स्वास्थ्य की सुविधाएं, शिक्षा, पुल, सड़कें, नदी नाले, इन सब की जो है कमी अभी भी बनी हुई है। अमृतकाल की बात हो रही है, विकसित राष्ट्र की बात हो रही है, लेकिन इन मूलभूत सुविधाओं पर फोकस करना होगा। अब अगर फोकस दिया जा रहा है तो कितना जो है समय रहते इस काम को पूरा किया जा सकेगा, एक बहुत बड़ा सवाल, क्योंकि आदिवासी समुदाय जो है वो लगातार लंबे अरसे से खुद को इस 75 सालों की स्वतंत्रता के बावजूद अपने आप को पिछड़ा ही पाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। info@justbroadcasting.com पर आप अवश्य अपना फीडबैक भेजें और neha@justbroadcasting.com पर भी आप अपना फीडबैक मुझे भेजते रहिए। फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।